Hello students, this side Harpreet sir. I again welcome you to our YouTube channel of Career Heights. Students, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज हम आपके लिए लेके आए हैं. जी हाँ, 1 बजे आज पेपर खत्म हुआ लगभग. Within 4 hours we are back with the solution video to CBSE sample paper of term 1 for class 12th business studies. ओके स्टूडेंट, पूरी की पूरी वीडियो में मैं आपको बिजनेस स्टडीज का सॉल्यूशन दे रहा हूँ पूरी वीडियो के अंदर, और बहुत ध्यान से आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे. स्टूडेंट, मुझे पता है आपका अकाउंट्स एग्जाम है, इसलिए इस वीडियो को हम थोड़ा छोटा रखेंगे. इट विल बी अराउंड 10 मिनट्स, जिसके अंदर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर डिस्कस करने वाला हूँ. ठीक है स्टूडेंट्स. और एक और मैं आपको बात बता दूं स्टूडेंट, बहुत ही इजी पेपर था, राइट. अगर इस पेपर को भी आप अच्छे से नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं आप मान लीजिए टर्म 1 में आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी, राइट. पर टर्म 2 के लिए अब उतना ही आपको ध्यान देने की जरूरत है. जस्ट बिकॉज टर्म 1 पेपर हैज बीन इजी, तो टर्म 2 में भी अ टफ पेपर ऑल्सो, राइट स्टूडेंट्स. सो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं विद द सॉल्यूशन वीडियो. अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात और, हम क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट उदयपुर में है तो यहाँ पर सेट 4 मिला है सब बच्चों को, राइट. तो सेट 4 का ये सॉल्यूशन वीडियो है. बाकी रिमेनिंग सेट्स के भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा विद इन सम पीरियड. जैसे ही मेरे पास में वो सेट आता है, आई अपलोड द सॉल्यूशन टू दैट सेट ऑल्सो. बट ज्यादा कोई डिफरेंस होने नहीं वाला है. ओके, तो ओवरऑल पेपर कैसा रहा, ये मुझे बहुत स्टूडेंट्स ने बताया सर पेपर बहुत अच्छा हुआ. सो माय बेस्ट विशेस विद देम फॉर द रिमेनिंग पेपर. तो आइए स्टूडेंट बात करते हैं विद द सॉल्यूशन वीडियो टू द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, जिसमें कुछ रिसोर्सेज के साथ में फ्यूअर रिसोर्सेज के साथ काम करने की बात हो रही थी कि हम कम रिसोर्सेज के साथ में जो है काम कर लेंगे, पर टारगेट प्रोडक्शन जो है इसमें अचीव नहीं हो पा रहा है, राइट. और क्योंकि यहाँ पर फ्यूअर कुछ ही रिसोर्सेज के साथ में बिना टारगेट प्रोडक्शन को अचीव करे काम करने की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूअर रिसोर्सेज की बात है, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? बी, दैट इज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव. क्योंकि काम टाइमली नहीं हो रहा है, राइट. काम टाइमली नहीं हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव तो नहीं है, पर एफिशिएंट बिल्कुल है. सेकंड क्वेश्चन, द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स वर्किंग रिलेशंस. वर्किंग रिलेशंस की बात स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, तो इसका जो आंसर था वो था ऑर्गेनाइजिंग. थर्ड क्वेश्चन, कौन सी मैनेजमेंट फिलोसफी बात करती है कि आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी में कंटिन्यूस बेसिस पर इंप्रूवमेंट लाना है? तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, क्वालिटी कॉन्सेप्ट, दैट इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ऑफ द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट इज टू डिटरमाइन नंबर ऑफ वर्कर्स. बेसिकली स्टूडेंट्स इसमें आपको करना क्या था, इसमें आपको ऑड वन आउट ढूंढना था. मेथड स्टडी बेस्ट मेथड की बात करता है, मोशन स्टडी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को एलिमिनेट करने की बात करता है, डिफरेंशियल पीसो सिस्टम इनइफेक्टिव और इफेक्टिव वर्कर के बीच में डिफरेंशिएशन करता है. तो जो ऑड वन आउट बचता है दैट इज आंसर, दैट इज टाइम स्टडी. तो फोर्थ का आंसर था सी. फिफ्थ क्वेश्चन, कौन सा एनवायरनमेंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कौन सा एलिमेंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का एक एलिमेंट है? तो आप लोग जानते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसके एटीट्यूड भी आते हैं, तो इट इज डी, ऑप्शन इज राइट. क्वेश्चन नंबर 6, मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन में गुड्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? सो दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्वेश्चन नंबर 7, डील करता है विद द कि भैया हमें ज्यादा काम करना है और अच्छे से काम करना है? सो दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क. सो सेवेंथ आंसर इज डिवीजन ऑफ वर्क. क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन इज कंसर्न विद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द अबाउट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द पैकेज? तो इंफॉर्मेशन ऑन द पैकेज की बात हमने कहाँ की थी, लेबलिंग के अंदर, राइट. सो द आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेप of process of planning of management involves pros and cons. pros and cons का मतलब होता है स्टूडेंट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, और मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात हम कहाँ करते हैं? इट इज इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. तो जो 9th क्वेश्चन है उसका आंसर बन जाता है सी. क्वेश्चन नंबर 10, डेलीगेशन का कौन सा एलिमेंट ऑब्लिगेशन की बात करता है? मैं रेगुलर क्लासेस में बताता रहा हूं कि ऑब्लिगेशन का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी. सो द आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर नेचर की जॉब को ग्रुप करने की बात करता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, राइट. ये आंसर था स्टूडेंट्स. सो द आंसर इज फंक्शन बेसिस पर कौन सा स्ट्रक्चर होता है? दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर. क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी स्टेटमेंट प्लानिंग की लिमिटेशन जो कि है डज नॉट गारंटी सक्सेस, उसे करेक्टली एक्सप्लेन करते हैं? तो आप लोग जानते हैं पिछले प्लान्स में हमें सक्सेस मिली, तो आने वाले प्लान्स में भी सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, राइट सर. इस बात की कोई गारंटी नहीं है, तो इसका आंसर है सी, राइट. So the answer to question number 12 is C. Question number 13, प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या क्या जुड़ेगा? तो सब चीजें जुड़ेंगी, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग का खर्चा. सो द आंसर इज ए.
क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं स्टूडेंट्स। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। मेंटल रेवोल्यूशन जो कि टेलर का एक प्रिंसिपल है, एक टेक्निक है बेसिकली, उसके अंदर किसके माइंडसेट को चेंज करने की बात की गई है? तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं इसके अंदर वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों का ही जो फीलिंग्स है, दोनों के ही जो एटीट्यूड है, उनमें दोनों के एटीट्यूड में चेंज होना चाहिए, राइट सर? सो द आंसर इज सी, दैट इज वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, दोनों का एटीट्यूड इट शुड चेंज फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 15, मार्केटिंग मिक्स का कौन सा एलिमेंट बात करता है वेरियस टूल्स ऑफ कम्युनिकेशंस की, जिसके अंदर प्रोडक्ट को सेल किया जाता है? तो कम्युनिकेशन टूल्स जैसे एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, ये सारी बातें हम करते हैं प्रमोशन के अंदर, राइट सर? सो द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 15 इज बी, प्रमोशन। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी आपने प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी होगी, तो उसका जो आंसर है मेंटल एक्सरसाइज। बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, आफ्टर सेल सर्विसेज में बेसिकली कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में क्या नहीं आएगा? ऑप्शन ए आएगा, बिल्कुल आफ्टर सेल सर्विसेज आती है, कस्टमर कंप्लेन आती है, ब्रोकरिंग क्रेडिट सर्विसेज भी आती है, तो जो नहीं आता वो है डी। सो द आंसर इज डी। प्रिंसिपल कौन सा है विच विल राइज टू अ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट? किसके जरिए म्यूचुअल ट्रस्ट बनता है? तो सर म्यूचुअल ट्रस्ट किसके जरिए बनता है? हम लोग सब जानते हैं, आई शुड बी रिप्लेस विथ वी, सो द आंसर इज एस्पिरिट डी कॉप्स। क्वेश्चन नंबर 19, अगला क्वेश्चन, कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स? मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट्स ने इसको गलत कर दिया होगा, वो लोअर लेवल सुपरवाइजरी लेवल करके आए होंगे, पर कोऑर्डिनेशन का काम बेसिकली होता है जीएम का, और जीएम आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट पर। सो द आंसर इज ए। डिपार्टमेंटलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बेसिकली क्यों किया जाता है, उसके पीछे पर्पस क्या होता है? ताकि हर वर्कर अपने अपने काम को करने का क्या बन सके सर? एक्सपर्ट बन सके सर। हर वर्कर अपने अपने काम को करने का क्या बन सके? एक्सपर्ट। सो इट इज बी, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following options explain the standardization and grading function? तो बेसिकली स्टैंडर्ड में हम यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। तो जहां पर आपको ये वर्ड दिख रहे थे, हमें दिख रहे थे ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बिजनेस एनवायरनमेंट को अनसर्टेन क्यों बोला गया है? हम लोग सब जानते हैं, चेंजेस को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सी ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 22, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 22, राइट स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है द मैनर इन व्हिच डिसीजन मेकिंग रिस्पांसिबिलिटीज आर डिवाइडेड अमंग हायरार्कियल लेवल्स? हायरार्कियल लेवल्स बनाता है कौन सर? डिसेंट्रलाइजेशन। सो द आंसर इज डी। अगला ऑप्शन, अगला जो क्वेश्चन है, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन इन सेक्शन ए, वो है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है दैट इज द लास्ट क्वेश्चन इन सेक्शन ए, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड communication that runs from top to bottom should be followed by the managers and subordinates. हम लोग जानते हैं चेन ऑफ अथॉरिटी को हम बोलते हैं स्केलर चेन। क्या बोलते हैं सर हम इस चेन ऑफ अथॉरिटी को? स्केलर चेन, राइट सर? तो इसका जो आंसर है दिस इज स्केलर चेन, दैट इज 24 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, राइट सर? तो आई होप सेक्शन ए आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है मेरे साथ में। नाउ कमिंग टू सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है स्टूडेंट, इसमें थोड़े बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 25। फ्लेवर्स ऑफ साउथ एक फेमस फूड चेन है साउथ इंडियन रेस्टोरेंट की। ये लोग बिलीव करते हैं, इट बिलीव्स दैट इट विल कंप्लीट देयर विल बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। इट्स मैनेजमेंट encourages the workers for the constructive suggestion। तो हम suggestions की भी बात करते हैं यहाँ पर। They take employees into confidence for all the important decision। तो आपको सिर्फ ये बताना था कि कौन सा प्रिंसिपल कंपनी फॉलो कर रही है, तो क्योंकि यहाँ पर suggestions की बात हो रही है और coordination की बात हो रही है, तो the answer is C, that is cooperation not individualism। Question number 26, which of the following statement is correct with respect to organizing function of management? Organizing के respect में कौन सी statement सही है? तो basically आपको डायरेक्ट आंसर इसका मिल गया होगा, दैट इट लीड्स टू सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स एंड फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 27, which of the following function of marketing can improve performance of the product and also gives a competitive advantage in the market by attracting the maximum customer? maximum customer को हम किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं? तो बेसिकली आप अपने प्रोडक्ट के जरिए अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इट इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 28 आता है अगला, जिसके अंदर एक प्रोफेसर की बात हो रही है और पूरे की पूरी जो केस स्टडी है, अगर आप इस केस स्टडी को, क्योंकि हमको
थोड़ा सा फास्ट वे में हमको सॉल्यूशन को करना चाहिए ताकि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की बात हो रही है बच्चों, और क्योंकि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की बात हो रही है तो आंसर क्या होगा, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्वेश्चन नंबर 29, पायनियर लिमिटेड फ्रूट जूस कंपनी, जिसके अंदर यूनिटी ऑफ एक्शन है, कोऑर्डिनेशन है, 2 डिपार्टमेंट्स हैं, 2 डिपार्टमेंट्स के साथ साथ जो है दोनों का ऑब्जेक्टिव जो है सेम है, और क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है मतलब दोनों का प्लान एक ही होगा, राइट। और वन डिपार्टमेंट वन प्लान का जो आंसर है दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 30, 30वां क्वेश्चन जो है, द टूल ऑफ प्रमोशन विच इन्वॉल्व्स मेकिंग ऑफ द शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, ये मैंने आपको रेगुलर टेस्ट पेपर में भी मैं ये क्वेश्चन डालता रहा हूं कि शॉर्ट टर्म इंसेंटिव हम देते हैं बच्चों सेल्स प्रमोशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31, मैनेजमेंट का एक कॉमन डायरेक्शन है टू द इंडिविजुअल एफर्ट इन अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताना था कि मैनेजमेंट की कौन सी इंपॉर्टेंस यहाँ पर हाईलाइट हो रही है, तो इट इज हाईलाइटेड, द हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन इज बी, सो द आंसर इज हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, राइट सर। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 32, उत्तम आयुर्वेदिक लिमिटेड जो कि एक स्पेशलाइज्ड कंपनी है, उसका मार्केट शेयर पहले 30 से 40% हुआ करंट फाइनेंशियल ईयर में, और फिर कुछ कॉम्पिटिटर्स आ गए जिसकी वजह से ये शेयर जो है वो 23% हो गया। तो क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंजिंग होता है और प्लान्स जो आपने आज बनाए हैं वो हमेशा काम करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द चेंजिंग नेचर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर है डायनामिक, राइट। बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने ऑफ इंडिया ने लिए हैं मेक इन इंडिया में डिफेंस के अंदर, तो ये पूरी केस स्टडी में गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो आप जानते हैं एनवायरनमेंट कौन सा होगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। कौन सी स्टेटमेंट सही है, आपको एक सही स्टेटमेंट ढूंढनी थी। तो बेसिकली हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी गलत है, सेकंड भी गलत है, थर्ड स्टेटमेंट दैट इज अकाउंटेबिलिटी रेफर टू फाइनल आंसरेबिलिटी फॉर फाइनल आउटकम, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो द 34 आंसर टू क्वेश्चन नंबर 34 इज सी। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ प्रोफेशन इज फुल्ली सेटिस्फाइड बाय मैनेजमेंट। सिर्फ एक ही फीचर होता है, देयर इज ओनली वन फीचर जो कि प्रोफेशन का मैनेजमेंट में है, दैट इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। बिल्कुल बच्चों के लेवल का क्वेश्चन था, राइट। और पूरा पेपर अगर हम एक ओवरऑल रिव्यू बनाए तो इट वाज अ वेरी इजी पेपर, राइट। एजाइल लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रही है एथलेटिक वेयर, और कंपनी ने डिसाइड करा है कि वो क्लोथिंग में भी जाएंगे, एसेसरीज में भी जाएंगी। तो उसके लिए क्योंकि हमेशा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा, तो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम अपनाएंगे वो होगा डिविजनल। क्वेश्चन नंबर 37, फेयोल का जो कौन सा प्रिंसिपल है, द फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ एम्फसाइजिंग ऑन काइंडलीनेस एंड जस्टिस, सबके साथ में इक्वल व्यवहार होना चाहिए, दैट इज इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 38, हर्षिता वर्मा has set up a factory to manufacture herbal hand sanitizers in Meerut, और यहाँ पर आपसे वो लेवल ऑफ पैकेज पूछा गया था जिससे कि प्रोडक्ट का यूज अच्छा हो, टू हैंडल द यूज ऑफ द प्रोडक्ट। और हम लोग जानते हैं टू हैंडल द यूज ऑफ द प्रोडक्ट कौन सा पैकेज होता है, प्राइमरी पैकेज। सो द आंसर वाज ए। क्वेश्चन नंबर 39, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग, दे एम्फसाइज लॉजिक। तो लॉजिक की बात हम लोग करते हैं कौन से प्रिंसिपल, कौन सी इंपॉर्टेंस में, that is scientific decision, so the answer was B. Question number 40 in the series, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, सोर्ट आईटी लिमिटेड एक लीडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, और कंपनी अपने डाइवर्स नीड्स जो कि एम्प्लॉयज की जो डाइवर्स नीड्स हैं उन्हें सेटिस्फाई कर चुकी है। इस सेटिस्फाइंग द डाइवर्स नीड्स, इसके लिए कंपनी ने उन्हें कॉम्पिटिटिव सैलरी और पर्क्स दी। और आपसे क्वेश्चन में वो पूछ रहे थे कि कंपनी ने कौन सा ऑब्जेक्टिव को मेट कर लिया, मेट कर लिया मतलब पास्ट टेंस, कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो चुका है। तो जो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो चुका है दैट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सो द आंसर वाज टू 40th क्वेश्चन, 40वें क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, प्लानिंग का कौन सा स्टेप बात करता है प्लान को एक्शन में लाने की। तो प्लान को एक्शन में लाने का मतलब होता है इंप्लीमेंटेशन। तो आंसर टू 41 क्वेश्चन वाज ए। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स इज डिपेंडेंट ऑन द प्रिवेलिंग फ्यूचर कंडीशन, कंडीशन पर प्रिंसिपल की एप्लीकेबिलिटी डिपेंड करती है, जिसका मतलब है कंटिंजेंट। क्वेश्चन नंबर 43, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, एजर्शन रीजन, बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई वो क्वेश्चन को छोड़ के आए, पर बिल्कुल भी छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन बहुत इजी था। सुनिए, अगर प्रोडक्ट की डिमांड इनलास्टिक है तो फर्म हायर प्राइस फिक्स सेट कर सकती है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, यू कैन सेट द हायर प्राइस। स्टेटमेंट नंबर 2, इन द डिग्री ऑफ हाई कंपटीशन द फर्म इज इन अ पोजीशन टू सेट हायर प्राइस। अगर कंपटीशन है तो हम प्राइस महंगा रखेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। अगर कंपटीशन ज्यादा है तो हम कॉम्पिटिटर से सस्ता बेचेंगे। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। तो जो आंसर है दैट इज ए, दैट द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 44, it acts as a binding force between departments and ensures all the departments are aimed at the goal of the organization। बेसिकली आप लोग जानते हैं कोऑर्डिनेशन का पर ये क्वेश्चन था, और क्योंकि सारे ही डिपार्टमेंट्स को
इंटीग्रेशन की बात हो रही है तो इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन वाली जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर हाईलाइटेड थी, राइट सर। Now we have question number 45 in the series. While performing the organization function, jobs are allocated to members of each department in accordance with their skills and competencies. तो allocation, duties के allocation की बात हो रही है, उनको काम देने की बात हो रही है, so the assignment of duties is the right answer. Question number 46, marketing का कौन सा function बात करता है regarding the channels of distribution? Basically that is a simple concept of physical distribution, आप लोग जानते हैं. क्वेश्चन नंबर 46, कौन सी टेक्निक एलिमिनेट करने की बात करती है अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ मूवमेंट्स? तो दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 48. एक ही असर्शन रीजन क्वेश्चन दिया था जिसके लिए आपको बहुत सारे टीचर्स ने डराया था, बिल्कुल मैंने भी डराया था, पर कोई बात नहीं, एक ही असर्शन रीजन आया है, बच्चों के भले की बात है. असर्शन कहता है डेलीगेशन इज अ प्रीरिक्विजिट टू एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सही बात है, और रीजन भी सही है कि इसकी वजह से जो हमारा मैनेजर है वो हाई प्रायोरिटी एरियाज पर कंसंट्रेट कर पाएगा. तो दोनों ऑप्शन सही भी हैं और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. सो आंसर सी इज राइट. इसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट होता है बच्चों यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 49, जिसके अंदर एक केस स्टडी थी. जेएस लिमिटेड सॉल्यूशंस इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रिंटर्स का मैनेजमेंट जो है कंपनी का बहुत स्पीडी है, प्रॉम्प्ट डिलीवरी देने में बिलीव रखता है. इसके साथ में एक पर्सन है अशोक, उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट को कुछ पावर दी. क्या पावर दी? कि वो वर्कर्स को कमांड कर सकते हैं प्रोडक्शन टारगेट मीट आउट करने के लिए. साथ के साथ अशोक हायर प्रायोरिटी एरियाज पर फोकस कर सकते थे. ये क्वेश्चन ऊपर वाले असर्शन रीजन क्वेश्चन से मैच खा रहा था. तो आप लोग ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर नीचे देखकर भी पता लगा सकते थे, क्योंकि नीचे वाले क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑल्सो डेलीगेशन, राइट. तो इसके साथ में उन्हें दीपक को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई. ही फेल्ट दैट ही विल आल्सो गिव एन अपॉर्चुनिटी टू दीपक टू गेन एक्सपीरियंस and develop himself for higher position. On getting the charge, Deepak was happy, his confidence level increased and he was encouraged to fulfill the responsibility. Considering his responsibility, Ashok kept a track of completion of work with Deepak and is providing him guidance to reach the target. इसके साथ में आगे के 6 क्वेश्चन डील कर रहे थे इस क्वेश्चन से, इस केस स्टडी से. तो सबसे पहले आपको बात करनी थी कि पूरी केस स्टडी में कौन सा कॉन्सेप्ट दे रखा है. तो क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो सबऑर्डिनेट को पावर दी गई है और सबऑर्डिनेट को पावर देने को हम कहते हैं delegation. So the answer to 49 question was delegation. C option was the correct. Question number 50 बात करते हैं. The application of concept used above allows Ashok to use his time on higher priority areas. इसकी वजह से कौन सा benefit उन्हें मिलेगा? तो it will lead to effective management. That is option B. On getting the charge, Deepak was very happy. His confidence level increased. So confidence level बढ़ना और encourage होना बात करता है motivation की. तो option C was the answer. क्वेश्चन नंबर 52, द कॉन्सेप्ट डिस्कस अबव प्रोवाइड्स बेनिफिट्स टू. दोनों को ही फायदे हैं, सुपीरियर को भी डेलीगेशन का फायदा है, सबऑर्डिनेट को भी डेलीगेशन का फायदा है. तो आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 53, द कॉन्सेप्ट डिस्कस अबव हेल्प्स इन फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन की किस तरीके से होगी? सो द आंसर हैड बीन द सबऑर्डिनेट गेन्स एक्सपीरियंस एंड ही इज इन अ पोजीशन टू टेक अप लीडिंग पोजीशंस इन द न्यू वेंचर्स. परफेक्ट एक्सप्लेनेशन, परफेक्ट इंपॉर्टेंस वाला पॉइंट आपको टिक करना था. दैट इज क्वेश्चन नंबर 53. क्वेश्चन 54, which of the following statement is not true about the concept? डिस्कस. क्या डेलीगेशन के बारे में गलत है? तो बेसिकली डेलीगेशन में सिलेक्टिव डिस्पोजल नहीं होता, राइट. डेलीगेशन में सिलेक्टिव डिस्पोजल नहीं होता, ऑड वन आउट ढूंढने की बात थी. सो द आंसर इज डी. अगला क्वेश्चन यहाँ पर केस स्टडी पूरी पूरी खत्म थी और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, दैट इज डिलाइट आइसक्रीम्स लिमिटेड. डिलाइट आइसक्रीम लिमिटेड जो कि एक कंपनी है, कॉन्सेंट्रेट कर रही है कॉन्सेंट्रेटेड एट टॉप लेवल और कोई भी अथॉरिटी किसी को भी नहीं दी गई है. जबकि एक दूसरी कंपनी है टेस्टी आइसक्रीम्स, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन की बात हुई है कंपेयर टू द डिलाइट. डिसीजन मेकिंग इज ऑलवेज डेलीगेटेड टू मोर देन वन पर्सन. तो बेसिकली आपको प्रिंसिपल बताना था, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं क्लिक कर रहा था, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल. प्रिया सेठ फैशन डिजाइनर इन द नेम ऑफ सुकृति, इन्होंने बहुत सारी ड्रेसेस इमेज अपनी एक ब्रांड बनाया है और उस ब्रांड नेम को इन्होंने लीगल प्रोटेक्शन दी है. तो बेसिकली लीगल प्रोटेक्शन आंसर था ट्रेड मार्क. बहुत सारे स्टूडेंट इसे ब्रांड मार्क करके आए हैं, कोई बात नहीं, ऐसी गलती कॉन्सेप्चुअल गलती हो सकती है और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग ना होने के कारण आपने ऐसी गलती की होगी, पर कोई बात नहीं, दैट इज एक्सेप्टेबल. ट्रेडमार्क इसका आंसर था. नाउ वी हैव सेफ लाइन इन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक रिनाउंड फार्मास्यूटिकल कंपनी है. और कंपनी ने यहाँ पर ना क्या किया है, एक सेमिनार किया है डॉक्टर्स के साथ में. तो सेमिनार करना, इवेंट करना,
डायलॉग में जाना, ये सब पब्लिक रिलेशन का कॉन्सेप्ट था। तो 57 का आंसर इज पब्लिक रिलेशन। मूविंग टू द थर्ड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। रितु कपूर एक बेकरी ऑपरेट कर रही हैं जिसके के अंदर उन्होंने टारगेट सेट किया था स्टूडेंट। तो टारगेट सेट करने के बाद का स्टेप प्लानिंग प्रोसेस का कौन सा होता है? डेवलपिंग प्रीमाइसेस। सो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 59। सुरेश वर्क्स एज अ फॉरमैन इन द लक्ष्मी ऑटोमोबाइल्स। स्टूडेंट्स में ज्यादा डिटेल में केस स्टडीज को डिस्कस ना कर हम लोग एक फास्ट ट्रैक सॉल्यूशन ले रहे हैं, क्योंकि मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सो आप लोग क्विकली आंसर्स को चेक करिए और भूल जाइए। नाउ प्रिपेयर फॉर अकाउंटेंसी पेपर। ओके, बस ये वीडियो हो गई, मतलब टर्म 1 के अब 6 चैप्टर आपके गए, अब नहीं पढ़ने अब आपको कभी भी, ना ही कोई वीडियो देखनी उससे रिलेटेड। बस सॉल्यूशन वीडियो देखो, अपना काम करो, खत्म, अकाउंट्स पढ़ो। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर फॉरमैन की बात हो रही थी और पूरी की पूरी टेक्निक में फंक्शनल फॉरमैनशिप को समझाया गया था। तो आंसर इज सी, फंक्शनल फॉरमैनशिप। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर श्वेता टू टीच क्लास 11th एंड 12th और उन्हें 50,000 की सैलरी मिली है, जबकि अदर स्कूल जो है 70,000 की सैलरी दे रहे हैं। कौन सा प्रिंसिपल वायोलेट हो रहा है? तो आप लोग जानते हैं जो प्रिंसिपल वायोलेट हो रहा है वो है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। यस सर। तो ये है आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। स्टूडेंट, दो बड़ी अनाउंसमेंट मेरे को करनी है आज। पहला, टर्म 2 के हमारे बैचेस अब स्टार्ट होने वाले हैं, आप लोग एनरोल हो जाइए। अगर टर्म 1 आपका थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही हुआ है तो टर्म 2 में कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव पेपर। ओके, तो आपको बहुत जरूरी है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में बहुत काम के हैं और बहुत टफ पेपर हम मान सकते हैं, क्योंकि टर्म 1 पेपर इजी रहा है। तो टर्म 2 में वो लोग खिंचाई तो करेंगे, राइट? तो टर्म 2 के लिए आप लोग एनरोल हो जाइए। हमारे बैचेस सारे ही पेपर्स के लिए स्टार्ट होने वाले हैं। जस्ट आफ्टर 15th ऑफ दिसंबर हमारे सारे बैचेस स्टार्ट होंगे। दूसरी बात, इस 19 तारीख को, जी हाँ आपने सही सुना, इस 19 तारीख को हम एक करियर गाइडेंस वेबिनार करेंगे ऑनलाइन। तो उसके लिए गूगल फॉर्म का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो फॉर्म आप भर के रखिए। आपको कंप्लीट करियर गाइडेंस रोमिल सर, सी रोमिल जैन सर देंगे, हु इज द एमडी ऑफ, ही इज द डायरेक्टर ऑफ करियर हाइट्स। सो रोमिल सर के जरिए आपको पूरी पूरी करियर गाइडेंस दी जाएगी उस वेबिनार में। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा गूगल फॉर्म पे, प्लीज उसे आप भरना मत भूलिए। और फ्यूचर में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करके रखिए, ताकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेशन कंटेंट आपके लिए ला सके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।